बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाज्मा फ़िज़िक्स सिंगल पार्टिकल मोशंस हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। इसमें अभी तक हमने चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हैं। चार्ज पार्टिकल मोशन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया। फिर हमने चार्ज पार्टिकल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, सिर्फ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इस सिलसिले के हमारे 2 से 3 लेक्चर होंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कई तरह के होते हैं, स्पेशली वेरिंग होते हैं, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। इसके अलावा ये है कि डायरेक्शन वाइज मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायरेक्शन के लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा हो तो भी हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट, यानी यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट है। स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। इस चीज़ को आप कहते हैं ग्रेडियंट। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और जिस डायरेक्शन में मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगा उस डायरेक्शन में ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो स्पेशल हमने एक कंडीशन अप्लाई की है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट और मैग्नेटिक फील्ड इट्सेल्फ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब ये जो सिचुएशन चार्ज पार्टिकल के मोशन पे जब ये सिचुएशन हम अप्लाई करते हैं तो चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए कैसे बिहेव करता है ये हमने आज डिस्कस करना है। Particle drifts in inhomogeneous fields are classified in several ways. In this lecture, consider two drifts associated with spatially non-uniform magnetic field. हम ग्रेडियंट ड्रिफ्ट का मतलब है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में ग्रेडियंट है तो उसकी वजह से ड्रिफ्ट क्रिएट होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं हैं, कर्व में हैं, तो भी ड्रिफ्ट क्रिएट होती है, उसको हम कर्वेचर ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट की वजह से जो ड्रिफ्ट क्रिएट होती है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। As soon as introduce inhomogeneity, too complicated to obtain exact solutions for guiding center drift. अब अगर तो होमोजीनियस है, फील्ड कोई भी है और वो होमोजीनियस है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो स्पेस में बिल्कुल कांस्टेंट है, तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा और पार्टिकल जो है उसका गाइडिंग सेंटर किस तरफ को जाएगा ये चीज़ फाइंड करना बहुत आसान है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट अप्लाइड फील्ड ही चेंज हो रहा है तो फिर ड्रिफ्ट किस तरफ को जाएगी और गाइडिंग सेंटर जो है वो उसमें क्या चेंज आएगा, इस चीज़ को फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए हम एक ऑर्बिट थ्योरी यूज़ करते हैं। ऑर्बिट थ्योरी बेसिकली एक तरह की अप्रॉक्सीमेशन है। अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट थ्योरी विद इन वन लार्मर ऑर्बिट, आपको पता है कि एक कंप्लीट जायरेशन को आप कहते हैं लार्मर जायरेशन, और उसका जो ऑर्बिट बनता है उसको हम कहते हैं लार्मर ऑर्बिट। तो एक लार्मर ऑर्बिट में बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज भी हो रहा है तो अगर एक कंप्लीट जायरेशन में कम से कम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक साइड से पार्टिकल चला और जब वो दूसरी उसने कंप्लीट सर्कल अपना कंप्लीट किया तो उस सारे सर्कल के में रहते हुए जितनी देर तक वो उस एक सर्कल में है तब तक मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए क्या है, यूनिफॉर्म है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। द टिपिकल स्केल लेंथ L over which B varies is such that
L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल। अब वो जो एक जायरेशन थी, एक ऑर्बिट, सिंगल ऑर्बिट था जिसमें पार्टिकल जायरेट कर रहा है, उसका रेडियस है आर एल, लार्मर रेडियस। और वो लार्मर रेडियस जो है वो ओवरऑल पूरी स्केल लेंथ, यानी पूरी वो लेंथ, वो स्पेस की लेंथ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रही है, उसको अगर हम एल कहेंगे, तो लार्मर रेडियस की लेंथ उससे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, यानी सर्कल में अगर आप, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर पूरी स्केल लेंथ, ये पूरी एक स्केल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें वेरिएशन आ रही है, इसको अगर हम एल कहें, तो अगर हम एक लार्मर रेडियस, ये एक हमने जायरेशन ली, अब इस एक जायरेशन में आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस जो है वो ये है, ये देखें, ये कितना है, ये आर एल है। ठीक है, ये लार्मर रेडियस है। अब आप कंपेयर करें ये छोटी सी ग्रीन लाइन और ये फुल स्केल जो है लेंथ एल, ये जस्ट एक अप्रॉक्सीमेशन है जिसको हम देख रहे हैं, और इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारी यही अप्रॉक्सीमेशन है कि एक कंप्लीट जायरेशन के, यानी जब ये पार्टिकल तकरीबन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो एक रेडियस में, एक ऑर्बिट में घूमने के लिए उसका रेडियस कितना है, ये इतना, जितना ये ग्रीन लाइन है। तो इतनी सी लेंथ में जाने से उस बी में वेरिएशन नहीं आती। हाँ, अगर वो बहुत आगे, इससे, इस पॉइंट से बहुत आगे निकल जाए तो फिर वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि L इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल, या आप इसको ऑपोजिट में कह सकते हैं कि आर एल इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन एल। तो इस अप्रॉक्सीमेशन को लेके आगे हम फर्दर डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट, डेल बी परपेंडिकुलर टू बी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ग्रेडियंट किस तरह से है। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, इसमें जी एक्सिस के अलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यानी पॉइंट किस तरफ को कर रहा है, टुवर्ड्स जी एक्सिस पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब अगर हम मैं ये एक पॉइंट पे मूव करती हूँ, ये देखें मैं यहाँ पे इस जगह पे हैं। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ, जैसे 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 मैं जी एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, ना तो डायरेक्शन के लिहाज से फ़र्क आ रहा है और ना ही उसके मैग्नीट्यूड के लिहाज से फ़र्क आ रहा है। यानी जी डायरेक्शन की तरफ मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं इसी तरह से अगर मैं एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करूं, तो एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव करने पे भी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में हमें कोई भी जो है वो फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि इस एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स जी एक्सिस है। अच्छा, अब यहाँ से मैं वाई ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूँ। अब जैसे जैसे मैं वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही हूँ, देखें जैसे जैसे वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रही हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो हैं वो डेंस होती जा रही हैं, घनी होती जा रही हैं, क्लोजली स्पेस्ड होती जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वाई डायरेक्शन की तरफ मूव करने से इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रेडियंट अगर हम लें मैग्नेटिक फील्ड का, अब मैग्नेटिक फील्ड इट्सेल्फ एक अलग क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड ही का ग्रेडियंट वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे जैसे हम डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ करता जा रहा है, ग्रेडियंट भी इंक्रीज़ करता जा रहा है।
तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से माइंड में रख लें, मैग्नेटिक फील्ड खुद अलग चीज़ है और उसका ग्रेडियंट अलग चीज़ है। अब ग्रेडियंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, ये है टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स जी डायरेक्शन। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि डेल बी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम इसी सिचुएशन को सामने की तरफ से देखें, हम यहाँ पे इस फिगर में कह रहे हैं ये डॉट की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है। डॉट की सूरत में मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि इट इज़ आउट ऑफ द पेज, इट इज़ आउटवर्ड। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर हम जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन जा रहे हैं, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के ये जो सर्कल बने हुए हैं ये ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मतलब ग्रेडियंट जो है वो इस तरफ को इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अब ऐसा है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है ये कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा, पार्टिकल के मोशन को कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट करेगा। अब जैसे देखें, मैं यहाँ पे अगर पार्टिकल आउटवर्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो पार्टिकल का जो अपना उसकी जायरेशन इस तरह से होती है कि उसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो उसके ऑपोजिट हो। तो हम अपने थंब को अंदर की तरफ रखें, ठीक है, और अब देखें आपकी फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स किस तरफ को डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो डेफिनेटली ऐसे डायरेक्ट कर रही हैं, यानी इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव आयंस के लिए जो है वो जायरेशन की डायरेक्शन ये होगी, ये है जायरेशन की डायरेक्शन। कौन सी है ये, दिस इज़ क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो सामने से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपका जो सर्कल बनेगा उसमें जायरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल, अब डायरेक्शन ऑफ जायरेशन तो आपको समझ आ गई ना, तो इसमें देखें कि जो पार्टिकल जब जायरेट करने के लिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, पार्टिकल जब ऊपर से इस तरफ को ऐसे नीचे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या है, उसको मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आप यहाँ इक्वेशन से देखें कि जो लार्मर रेडियस है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, mv बाय क्यू बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ इन्वर्स है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो रेडियस को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा लार्मर रेडियस इंक्रीज करता जाएगा। अब देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ये कम होता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा ऊपर जाने से तो लार्मर रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करेगा। ये देखें, ये उतने रेडियस में ये जायरेट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं कि बॉटम से जहाँ पे मैग फील्ड जो है वो कम था उस जगह से रेडियस क्या है, लार्ज है, और टॉप से जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ से रेडियस क्या है, कम है। लार्ज नीचे से लार्ज है, ऊपर से स्मॉल है। इस चीज़ को हम इस फिगर में भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये एक हाई, इस साइड पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड पे लो मैग्नेटिक फील्ड है, और इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। इनटू द पेज है तो जायरेशन क्या कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज ही ऐसे मूव किया, ऐसे। अब जिस तरफ को लो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से क्या हो रहा है, रेडियस उसका बढ़ रहा है, लार्मर रेडियस बढ़ा है, और जब वो इस एरिया में आ गया जहाँ पे फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो लार्मर रेडियस क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के कर्ल्स जो हैं ये बन जाएंगे, और इस तरीके से ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ये हैं हमारी कि ऐसा होगा। तो जिस साइड से आपको पता है कि जिस साइड से
मैग्नेटिक जो रेडियस लार्ज होता है उस तरफ को एक ड्रिफ्ट क्रिएट होती है। जब हमारे जो रेडियस में फ़र्क आता है, चेंज आती है, तो तभी ड्रिफ्ट क्रिएट होती है। अगर लार्मर रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, तो फिर ड्रिफ्ट नहीं होती, लेकिन अगर रेडियस में चेंज आए तो फिर ड्रिफ्ट जो है वो क्रिएट होती है। तो वो ड्रिफ्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए किस तरफ होगी, जहाँ से रेडियस इंक्रीज, ये देखेंगे अब ये एक आयन बनाया हुआ है, आयन जब जायरेट कर रहा है तो ये यहाँ से इसका रेडियस लार्ज है, तो ड्रिफ्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ड्रिफ्ट इस तरफ को होगी। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा, अब जो पॉजिटिव आयन है वो इस तरह से जायरेट कर रहा है तो ड्रिफ्ट इस तरफ से है, और जो नेगेटिव आयन है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो जाहिर है कि आयन के बिल्कुल अपोजिट जायरेट करता है, तो इन दिस केस उसकी ड्रिफ्ट जो है वो इस तरफ होगी। तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट जो है ये आयन और इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में सेम डायरेक्शन में नहीं होगी बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ये चार्ज डिपेंडेंट है। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस का देखते हैं। कंसीडर स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया और मैग्नेटिक फील्ड चूँकि जी डायरेक्शन में अप्लाई है, इसलिए उसका एक्स कंपोनेंट ज़ीरो है, उसका वाई कंपोनेंट ज़ीरो है, और जी डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट है वो बी जी है। लेकिन इसके साथ ये वाई आ रहा है। ये वाई ब्रैकेट में लगाने का मतलब क्या है कि बी जी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जी डायरेक्शन में, लेकिन अगर वाई डायरेक्शन में आप जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आएगा। यानी ये अगर यहाँ पे ये वाई ना होता तो इट मीन्स के ये कंपोनेंट एक ही है और वो कांस्टेंट है, लेकिन कंपोनेंट है और वो वाई डिपेंडेंट है। B has only Z component, the strength of which varies with Y. Assume E is equals to 0. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे 0 अज्यूम कर लेते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन रह गई F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अब इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लें। कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपको v क्रॉस b लेना पड़ेगा। तो v क्रॉस b लेने के लिए आप हमेशा जो है क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो आप डिटर्मिनेंट बना लिया करें ताकि आपको आसानी हो। तो डिटर्मिनेंट आपने बनाया x कैप, y कैप, z कैप, और v के कंपोनेंट्स vx, vy, vz, b के कंपोनेंट 0, 0, bz। अब इसका जब आप क्रॉस लेंगे तो जाहिर है कि जब आप फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करते हैं तो आपका आएगा वी वाई बी जी एक्स कैप, ठीक है। और जब आप वाई कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे तो आपका बनेगा माइनस वी एक्स बी जी, और जबकि ये वी जी मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ये ज़ाहिर है ज़ीरो है। तो जब आप z के लिहाज से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या आएगा, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो माइनस वी वाई मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस लिहाज से हमने देखा कि जो एफ एक्स है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो है क्यू वी वाई बी जी, एफ वाई जो है वो है माइनस क्यू वी एक्स बी जी, एफ जी इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ बी क्या है। ग्रेडियंट बी जो है वो चूँकि डेल बी सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही है तो उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा और वो होगा डी बाई डी वाई। ग्रेडियंट जो है वो डी बाई डी वाई होगा और किसका होगा, बी जी का होगा। तो ये हमारे पास डी बी जी बाई डी वाई है, ये एक रेशो है। आप देख सकते हैं डी बी जी का मतलब है कि वेरी स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय डी वाई का मतलब है वेरी स्मॉल डिस्टेंस इन द वाई डायरेक्शन, ठीक। तो अगर हम स्मॉल्स की बजाय ओवरऑल ले लें तो ओवरऑल हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, बी जी, और टोटल स्केल लेंथ जिसमें वेरिएशन है वो है एल। तो ये दोनों रेशियोज़ जो जब आप लेते हैं तो ये दोनों रेशियोज़ अप्रॉक्सीमेटली क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। यानी आप थोड़ी सी क्वांटिटी को थोड़ी सी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं या फुल क्वांटिटी को फुल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में रेशियो जो है वो सेम है। अब इसमें पीछे हमने ये पढ़ा कि
आर एल और एल का जब आप कंपैरिजन करें तो आर एल जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू एल। तो अगर आप इस रेशो में बी जी ओवर एल में एल को रिप्लेस कर दें आर एल से, तो फिर ये जो रेशो डिनोमिनेटर आपने क्या कर दिया, बहुत स्मॉल कर दिया। जब डिनोमिनेटर बहुत स्मॉल हो जाए तो ओवरऑल रेशो बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब आप इस रेशो में एल की जगह आर एल ले आएंगे तो फिर साथ आपको ये रेशो बहुत बड़ा हो जाएगा इस रेशो से, यानी बी जी ओवर आर एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन बी जी ओवर एल। अब आप इसमें से डी बी जी ओवर डी वाई इज़ वेरी वेरी लेस दैन बी जी ओवर आर एल को कंसिडर करें और इसमें आर एल को इधर ले आएँ, तो ये आपके पास आ गया आर एल डी बी जी बाई डी वाई इज़ वेरी वेरी लेस दैन बी जी। यानी कि इसका इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक लार्मर जायरेशन में या एक लार्मर जायरेशन की लेंथ में जो बी जी में जो वेरिएशन है वो बहुत ही स्मॉल है एज़ कंपेयर टू ओवरऑल बीजी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का अपना मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज है जबकि उसमें जो वेरिएशन आ रही है एक छोटी सी लेंथ में, वो वेरिएशन जो है वो बहुत ही स्मॉल है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो बी जी है इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब चूँकि जो वेरिएशन आ रही है वो बहुत ही स्मॉल है और जबकि बी जी खुद लार्ज है, तो हम इसको अबाउट ओरिजिन जो है वो एक्सपेंड कर लेते हैं बाय टेलर एक्सपेंशन। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे एट ओरिजिन ऑफ द गाइडिंग सेंटर। ओरिजिन ऑफ द गाइडिंग सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एक्स नॉट आप ज़ीरो लेते हैं, वाई नॉट भी आप ज़ीरो लेते हैं। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जहाँ पे एक्स नॉट ज़ीरो वाई नॉट ज़ीरो है, गाइडिंग सेंटर है, उस गाइडिंग सेंटर पे बी की वैल्यू जो है वो बी नॉट है। तो फिर बी जी वाई डायरेक्शन में जब आप टेलर्स एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे तो वो बनेगा बी जी इज इक्वल्स टू बी नॉट प्लस वाई डी बी जी बाई डी वाई प्लस, और उसके बाद अगली हायर टर्म्स आएंगी जिनको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। यानी हमने इसको एक्सपेंड किया और फर्स्ट ऑर्डर तक हमने इसको रखा बी जी को, तो वो बन गया बी नॉट प्लस वाई डी बी जी बाई डी वाई। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू वी वाई और साथ में क्या था, ऊपर देखें इस इक्वेशन में बी जी था, तो बी जी जो आपने पीछे एक्सपेंड करके लिखा वो यहाँ पे लिखेंगे बी नॉट प्लस वाई डी बी जी बाई डी वाई, और एफ वाई में माइनस क्यू वी एक्स बी जी था तो उसकी बजाय आपने इसको वही जो एक्सपेंशन के साथ आपने बी जी लिखा है बी नॉट प्लस वाई डी बी जी बाई डी वाई वो लिख दिया। ठीक है जी। अब आपने पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवलिंग अबाउट अ गाइडिंग सेंटर 0 0 हैव अ हेलिकल ट्रेजेक्ट्री। अगर आप पार्टिकल हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होता है तो उसमें जो अगर हम गाइडिंग सेंटर को एक्स नॉट को हम, मैंने अभी पीछे भी कहा कि हम इसको ले रहे हैं जब एक्स गाइडिंग सेंटर का ओरिजिन ले रहे हैं जब एक्स नॉट भी ज़ीरो है वाई नॉट भी ज़ीरो है, तो अगर हम एक्स नॉट और वाई नॉट दोनों को ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो है आर एल साइन ओमेगा सी टी और y की जो वैल्यू आ रही है वो है प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी। इसमें हमने जस्ट जो है उनके रियल पार्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए हैं। आप उस टॉपिक को जो पीछे हमने यूनिफॉर्म, इसको हम कहते हैं अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट, यानी एक ऐसा ऑर्बिट जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसको हम कहेंगे अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट। तो अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट के केस में आपके पास x की वैल्यू वैसे तो होगी x माइनस एक्स नॉट, लेकिन x नॉट को आपने रख दिया ज़ीरो, फिर होगी y माइनस वाई नॉट को रख दिया ज़ीरो, तो ये x और y की वैल्यूज़ हैं। अब इनके लिहाज से आप इन वेलोसिटीज़ लिख लें। वेलोसिटीज़ लेने के लिए आप इनके डेरिवेटिव्स ले लें, dx बाय dt लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर एल कॉस ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सी। तो जब आर एल और ओमेगा सी मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वी परपेंडिकुलर। तो फिर इस तरह से आपके पास वी एक्स आ जाएगी वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी। इसी तरह जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो वो आएगा आर एल माइनस साइन ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा सी और आर एल मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे वी परपेंडिकुलर, और वो जो माइनस है वो इस प्लस को माइनस बना देगा और माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो मतलब प्लस माइनस की बजाय वी वाई में आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी। तो ये वेलोसिटीज़ हैं इन केस ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑर्बिट, वन ऑर्बिट। अभी हम वन कंप्लीट जायरेशन को ही कंसिडर कर रहे हैं, ओवरऑल अभी हम नहीं जा रहे। एक लार्मर ऑर्बिट में हम देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी चेंज है। तो वो चेंज देखने के लिए हम देखेंगे कि ओवरऑल एवरेज फोर्स कितनी चाहिए, यानी जब पार्टिकल एक जायरेशन लेता है तो एवरेज फोर्स एक्स डायरेक्शन में उस पर कितनी होती है और एवरेज फोर्स उसमें वाई डायरेक्शन में कितनी होती है। अगर तो आप अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे एफ एक्स के साथ सिंपली आप बी ले लेते, ठीक है, जैसे पहले ले रहे थे, बी कांस्टेंट होता और एफ वाई में बी आ जाता। तो इसका मतलब होता है कि एफ एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कांस्टेंट रहेगी, एफ वाई की भी पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन जब आपने एक्सपैंड किया है तो इस एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट एक ये एक्सपेंशन आप एक लार्मर रेडियस के हिसाब से ले रहे हैं, यानी एक लार्मर रेडियस में मैग्नेटिक फील्ड कितना चेंज हुआ है ये आपने एक्सपेंशन उसके लिए लिखी है, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंशन डालने के बाद आप एफ एक्स और एफ वाई को लेंगे तो उसको हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं। तो एफ एक्स आपने ले लिया, अब वैल्यूज़ पुट कर दें, ये वी एक्स वी वाई की वैल्यू ये ऊपर इक्वेशंस में पुट कर दें, क्यू वी वाई यहाँ से ये वी वाई की वैल्यू पुट की, ठीक। फिर यहाँ पे y आ रहा है, y की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में से पुट की, तो आपके पास ओवरऑल एफ एक्स की वैल्यू आ गई माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी बी नॉट प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी डी बी जी बाई डी वाई। इसमें यहाँ पे y था वो आपने पुट किया और बाहर वी वाई था वो आपने पुट किया। इसी तरह एफ वाई में आप सब वैल्यूज़ डालें तो एफ वाई की ये वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, सिंस वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन गाइडिंग सेंटर मोशन वी एवरेज फोर्स ओवर अ जायरो पीरियड, एक कंप्लीट जायरेशन में हमने देखना है एवरेज फोर्स कितनी है। तो एक्स डायरेक्शन में एवरेज फोर्स निकालें, एक्स डायरेक्शन में एवरेज फोर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर बी नॉट कांस्टेंट है तो एवरेज किस पे आपने लगाया, साइन ओमेगा सी टी पे। फिर इधर से साइन ओमेगा सी टी कॉज ओमेगा सी टी इसके ऊपर एवरेज आएगा, ठीक है। यानी चेंज क्या होता है, ओमेगा सी टी की वैल्यू चेंज होती है ना, तो इसलिए एवरेज जो है इन पे आएगा। बट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा सी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एवरेज ऑफ साइन ओमेगा सी टी एंड कॉज ओमेगा सी टी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसलिए अगर ये दोनों टर्म्स यहाँ पे इनकी एवरेज ज़ीरो है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये डेरिवेशंस लगाई हुई हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, आप इसको खुद डिराइव भी करके देखें। इसको डिराइव कैसे करना है कि साइन एक्स की जब आप एवरेज लेते हैं एक कंप्लीट साइकिल में तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें और लिमिट्स आपने रखी है 0 to 2 पाई, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल में जो x की वैल्यू होती है, अगर आप x के लिहाज से कर रहे हैं तो या थीटा के लिहाज से भी कर रहे हैं तो एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू 0 से 2 पाई तक वेरी करती है। तो यहाँ से आप देख लें, साइन एक्स का एवरेज निकालेंगे वो ज़ीरो आ रहा है, कॉस एक्स का एवरेज निकालेंगे वो भी ज़ीरो आ रहा है, इन दोनों का इकट्ठा एवरेज निकालेंगे तो वो भी आपके पास ज़ीरो आ रहा है। और लेकिन इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स का जब आप एवरेज निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर की एवरेज जो है वो ज़ीरो नहीं आती बल्कि उसकी वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। तो ये एवरेज निकालने के लिए ये फार्मूलाज हैं। तो जब आपने वाई डायरेक्शन में एवरेज फोर्स निकाली तो एवरेज वाई डायरेक्शन में आ रही है कॉस ओमेगा सी टी, ये तो हो जाएगा ज़ीरो। जबकि इसमें देखें कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी का एवरेज, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी का एवरेज क्या आएगा 1/2। तो आपके पास एवरेज फोर्स इन वाई डायरेक्शन आ गई माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल बाई टू डी बी जी बाई डी वाई। यानी एक कंप्लीट जायरो सर्कल में या एक कंप्लीट जायरो टाइम पीरियड में एक्स डायरेक्शन में जो एवरेज फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी, जबकि वाई डायरेक्शन में जो एवरेज फोर्स होगी
वो आ रही है माइनस प्लस क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल बाय टू डी बी जी बाय डी वाई, और एफ जी तो वैसे ही ज़ीरो था। तो फिर टोटल एवरेज फोर्स किसके इक्वल आएगी? टोटल एवरेज फोर्स एक कंप्लीट जायरेशन में वो इक्वल होगी एफ वाई के। तो अब एक जायरेशन में अगर फोर्स अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई फोर्स है, तो वो जायरो रेडियस को किस तरह से चेंज करती है, उसके लिए जनरल जो फार्मूला है कि ड्रिफ्ट गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/q एफ क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर, जिसमें एफ वो फोर्स है जो एक जायरो पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करती है और वो ड्रिफ्ट करवाती है। तो यहाँ पे अब इस इन दिस केस ये f जो है ये एफ वाई है, ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको दिखाया। और ये गाइडिंग सेंटर ड्रिफ्ट को जनरल को आप चेंज कर सकते हैं v डेल b से, ठीक है। तो ये बन गया 1/q एफ वाई, वाई डायरेक्शन में है, क्रॉस बी जी जी कैप। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये जो f क्रॉस b है ये इस तरह से क्यों आया है, ये मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ बनाया हुआ है। इसमें देखें कि फोर्स जो है वो सिर्फ इसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट है और इसका जो है b जो है बी जी है सिर्फ। तो इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा एफ वाई क्रॉस b, एक ही कंपोनेंट इसका होगा जो ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। हमने यहाँ पे ये जो एफ वाई का पीछे आपने एफ वाई की वैल्यू फाइंड की थी, क्या थी? माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल क्यू डी बी जी बाई डी वाई, ये वैल्यू आप इस यहाँ पे पुट कर देंगे। और y क्रॉस z क्या होता है? x कैप होता है, ठीक है, वो आपने लगा दिया यहाँ पे। तो y क्रॉस z एक्स कैप होता है वो लिख दिया, बाकी आपने वैल्यूज़ लिख दी। तो हमारे पास रह गया माइनस प्लस वी परपेंडिकुलर आर एल बाई टू बी जी डी बी जी बाई डी वाई एक्स कैप। सो पॉजिटिव पार्टिकल्स ड्रिफ्ट इन माइनस वाई डायरेक्शन एंड नेगेटिव पार्टिकल्स ड्रिफ्ट इन प्लस वाई। अब ये देखें ना, पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है। तो पहले माइनस आने का मतलब क्या है कि हम हमेशा चार्ज पॉजिटिव चार्ज से को फोकस करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज या आयन जो हैं वो माइनस एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, यानी उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी माइनस एक्स। और जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं उनकी जो ड्रिफ्ट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एक्स होगी। ये बिल्कुल शुरू में भी जब हमने ड्रिफ्ट को पॉइंट किया था तो वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन रही है और जो आयंस की ड्रिफ्ट है वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस बन रही है। तो ग्रेडियंट है टुवर्ड्स वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स जी एक्सिस। तो इसका मतलब हुआ ड्रिफ्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड डेल बी। अच्छा, अब ये तो एक प्लेन में एक जायरो रेडियस और एक प्लेन में ड्रिफ्ट की डायरेक्शन होगी। तो ओवरऑल 3D में जब आप इसको रिज़ल्ट को जनरलाइज करना चाहेंगे तो आप ये जो डी बी जी बाई डी वाई है इसको आप चेंज कर लें, आप इसको जनरलाइज कर लें। इसको कैसे हम जनरलाइज करेंगे? ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है एक रिज़ल्ट है माइनस वी परपेंडिकुलर आर एल बाई टू ओवर बी जी डी बी जी बाई डी वाई। अब इसको यहाँ पे अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूँ बी क्रॉस डेल बी को, तो वो कैसे लिखा जाएगा? बी हमारे पास उसके कंपोनेंट है 0 0 और बी, इसको आप बी जी भी लिख सकते हैं। और डेल बी क्या है? 0 डी बी जी बाई डी वाई, सिर्फ वाई डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट है और वो ये है और ये 0। जब आप इसको खोलेंगे तो ये बन रहा है माइनस बी डी बी जी बाई डी वाई एक्स। अब अगर हम यहाँ से माइनस लें, डी बी जी बाई डी वाई लें, ठीक है, और साथ में हम बी जी से मल्टीप्लाई करें, बी जी से डिवाइड कर दें, तो बी जी से मल्टीप्लाई करने से ये सारा क्या बन जाएगा? बी क्रॉस डेल बी बन जाएगा। और वो जो बी जी से डिवाइड किया था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बी जी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इस तरह से, और ये एक माइनस भी आपने ले लिया था तो इसलिए ये माइनस प्लस की बजाय ये बन गया प्लस माइनस।
तो अब आप जो है इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट ऐसे लिख सकते हैं, +-1/2 v परपेंडिकुलर आर एल बी क्रॉस डेल बी बाई बी स्क्वायर। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट की। द +- स्टैंड फॉर द साइन ऑफ चार्ज। द ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एंड कॉजेज अ करंट ट्रांसफर्स टू बी। अब ये देखें, ड्रिफ्ट करते हैं ना, जब पार्टिकल्स ड्रिफ्ट करते हैं तो उससे करंट क्रिएट होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब वो ड्रिफ्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक करंट क्रिएट हो जाता है, उसको और वो हम कह सकते हैं कि वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्रिएट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिर से फिगर, ये हमारे पास बॉटम से जायरो रेडियस लार्ज हो रहा है और टॉप से जायरो रेडियस स्मॉल हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, स्मॉल लार्मर रेडियस ऊपर की तरफ और लार्ज लार्मर रेडियस जो है वो नीचे की तरफ। Consider RL is equals to mv by qb. Local gyro radius is large where b is small and vice versa and give rise to a drift. Note that charge determines direction of drift. अच्छा, अब इसके कुछ consequences हैं। Gradient drift is responsible for current in inner parts of planetary magnetospheres. मैग्नेटोस्फीयर हमारी अर्थ के ऊपर वो पोर्शन है, एटमॉस्फेयर का वो पोर्शन है कि जहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो मैग्नेटोस्फीयर में जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पे ग्रेडियंट भी है। अब आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जहाँ पे लाइंस क्लोज हैं वहाँ पे ग्रेडियंट है और जहाँ से लाइंस स्पेशली अपार्ट हैं वहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो कम है। तो इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ जायरेट कर रहे होते हैं उनमें ड्रिफ्ट क्रिएट होती है और एक इनको कहते हैं रिंग करंट्स। पार्टिकल इस ग्रेडियंट की वजह से पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं और रिंग करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो मैग्नेटोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल्स जायरेट तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ में वहाँ पे स्मॉल करंट्स भी प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनको रिंग करंट्स कहते हैं। इन इक्वेटोरियल प्लेन बी आर इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें एक इक्वेटोरियल प्लेन लेना है, इक्वेटोरियल प्लेन आपको पता है ना कि जो बिल्कुल इक्वेटर से जो एक प्लेन गुजरता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। उसमें बी आर यानी उसका रेडियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 लिया जाता है और बी थीटा उसमें होता है B0/r³। देयर इज देयरफॉर अ पॉजिटिव ग्रेडियंट इन बी थीटा डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। तो उसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि देयर इज़ देयरफॉर अ ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट परपेंडिकुलर टू बी एंड ग्रेडियंट बी। तो ग्रेडियंट बी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वहाँ पे ड्रिफ्ट क्रिएट होती है विच प्रोड्यूसेस अ रिंग करंट सर्कुलेटिंग अबाउट अ प्लैनेट। और इस तरह से एक रिंग करंट क्रिएट होता है जो कि प्लैनेट को यानी अर्थ को अगर आप ले रहे हैं तो अर्थ को वो रिंग करता है, यानी एक रिंग की सूरत में अर्थ के इर्द गिर्द बहुत से रिंग करंट्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।